हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी। ठीक है, पावर हम लोग पढ़ चुके हैं, एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी जितनी होती है वर्क करने की उसे एनर्जी कहते हैं। यही डेफिनेशन है। अब इसमें 3 पॉइंट से मैंने जल्दी से देख लेते हैं। एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी डायमेंशन जैसे वर्क की डायमेंशन होती है एज ऑफ वर्क। W = FS cos थीटा फार्मूला होता है, उससे यहाँ पर ml2 T⁻⁻1 और नहीं ml T⁻⁻2 F की डायमेंशन हो गई, S की डायमेंशन L होती है, इसकी डायमेंशन तो कांस्टेंट ही है, तो ml2 T⁻⁻2 सिंपल है। ठीक, अब तीसरी बात है यूनिट। तो यूनिट दो तरह की होती है, एक SI यूनिट होती है, एक CGS यूनिट होती है। SI यूनिट MKS होती है, उसमें एनर्जी इसकी वर्क की जो यूनिट होती है उसी से निकालते हैं, इसी फार्मूले से निकालते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाता है, जूल होती है। सेम SI यूनिट इसकी जूल होती है, इसे जूल लिखते हैं, और CGS में इसकी अर्ग होती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम पावर। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर इतना पढ़ा तो अजीब सा लगता है कि एनर्जी का सेम यूनिट है, सेम डायमेंशन है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पावर कौन है, एनर्जी कौन है। ठीक है ना। तो एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या है। एनर्जी रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी कैन डू वॉट एवर द टाइम ड्यूरेशन। एनर्जी रिफर्स करती है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट बॉडी कैन डू वॉट एवर द टाइम ड्यूरेशन। टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ वर्क पे डिपेंड करती है, कितना अमाउंट आपने वर्क करा है, टाइम का वो नहीं होता है। और पावर में क्या होता है, रिफर्स द रेट ऑफ वर्क दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन टाइम इन विच वर्क इज डन। तो पावर में तो W/T होता है, साफ साफ होता है कि रेट ऑफ वर्क होता है। तो ये टाइम पे डिपेंड करती है पावर, और एनर्जी जो है वर्क की तरह होती है, वो अमाउंट होता है। तो किसमें पावर और एनर्जी में सेम चीज़ नहीं है। एनर्जी और वर्क में सिमिलरिटी है। किसमें सिमिलरिटी है, वर्क और एनर्जी में सिमिलरिटी है, पावर डिफरेंट चीज़ है। वर्क और एनर्जी में टाइम डिपेंड नहीं करता है, पावर पे टाइम डिपेंड करता है। पावर जो है टाइम रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, जबकि एनर्जी में डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, एनर्जी एंड वर्क, तो एनर्जी और वर्क जो है वो अमाउंट होते हैं। क्या होते हैं, अमाउंट होते हैं, और उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है, और पावर में टाइम ड्यूरेशन होती है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी हैज़ वेरियस फॉर्म सच एज। तो एनर्जी जान लीजिए कि एनर्जी कितने प्रकार की होती है। तो एनर्जी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जैसे आपकी व्हीकल है, कोई मोटरसाइकिल है और मोटर है, नहीं मोटर तो वो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाती है। जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं मैकेनिकल होती हैं, है ना, तो मैकेनिकल हो गई। या फिर रिक्शा हुआ, ये भी मैकेनिकल। हीट एनर्जी, हीट से संबंधित जितने होते हैं, आयरन होता है आपका, हीटर होता है, हीट एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी का एग्जाम्पल है। फिर लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी बल्ब हो गया, वॉट एवर जो हो गया। फिर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट से एनर्जी होती है। फिर केमिकल एनर्जी,
तो कितनी तरह की एनर्जी हो गई, मैकेनिकल हो गई, हीट हो गई, लाइट हो गई, मैग्नेटिक हो गई, केमिकल हो गई। तो हमारे ख्याल से इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको जानने के लिए। अब बी पॉइंट है, हियर वी आर स्टडिंग ओनली मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो केवल मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी एनर्जी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केवल मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की होती है। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन जो भी हम व्हाटएवर हम बताने जा रहे हैं वो बताएंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं सिचुएशन हम क्या ले रहे हैं। तो हमने एक मान लीजिए टेबल लिया, स्लोपी टेबल लिया, मतलब स्मूथ लिया, और उसमें एक लकड़ी का ब्लॉक रख दिया और उसकी तीन सिचुएशन ली। एक देख लिए ए सिचुएशन ली, और ये इसको हम बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। आप जानिए कौन कौन सी सिचुएशन है। इसको जब ये रखा हुआ शांति से, कोई इसमें मोशन नहीं है, तो इसको कहेंगे u = 0 पे है, मतलब रेस्ट पोजीशन पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है। अब इसमें हमने क्या करा, F का फोर्स लगा दिया और F से इसको थ्रस्ट कर, मतलब पुश कर दिया। तो अब ये F से हमने इसको मूव कराया, तो F लगाने पे F लगा रहा और इसने वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली, v एक्वायर कर ली। तो रेस्ट से प्रेजेंट में आ गया, या कह लीजिए प्रेजेंट से नहीं, ये इनिशियल है, ये फाइनल हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे v इसने एक्वायर कर लिया। अब हमने क्या करा, ये फोर्स बंद कर दिया, इसमें फोर्स नहीं लगाया। यहाँ तक तो हमने लगाया, अब नहीं लगाया, मतलब कि यहाँ पर जब उसको वेलोसिटी v मिल गई, जैसे साइकिल है, आप साइकिल स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ पर आके पैडल छोड़ देते हैं, तो पैडल छोड़ने पे आप क्या करेंगे, साइकिल रुकेगी तो नहीं, वो आगे भागती जाएगी। कब तक भागेगी, जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो वही सिचुएशन है यहाँ, v एक्वायर जब उसने करा तो पैडल छोड़ दिया उसने, हमने पैडल छोड़ दिया, तो ये साइकिल ऐसे जाग के यहाँ रुक जाएगी आके। तो v = 0, तो ये हो जाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड सिचुएशन ये हुआ कि फ्रिक्शन एक्शन नहीं है, तो ये सिचुएशन होगी कि यहाँ पर जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक्वायर करेगी v वेलोसिटी पे, साइकिल बंद करने पे उतने ही डिस्टेंस पे जाके आगे रुक जाएगी, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। ये सिचुएशन है। तो रेस्ट, प्रेजेंट और रेस्ट का मतलब है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ 0 थी तो ये रेस्ट था, अब प्रेजेंट आ गई, अब इसने पैडल चलाना छोड़ा तो रेस्ट हो गई। तो तीन सिचुएशन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी of a moving body is measured by the amount of work which has been done in bringing the body first from the rest to the present, or second from present to the rest position, ठीक है। पोजीशन, तो ये सिचुएशन हमने जो बताई थी उसी को हमने लिखा हुआ है, फिर से पढ़ देते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मेजर्ड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मेजर्ड। कैसे मेजर्ड, कैसे मेजर्ड करती है, तो इसका डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये किसके, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर होती है, विच हैज़ बीन डन, जो कि किया जाता है, इन ब्रिंगिंग, किया वर्क जो डन किया जाता है, काहे में किया जाता है, दो सिचुएशन में करा जाता है। फर्स्ट सिचुएशन में फ्रॉम रेस्ट टू प्रेजेंट, पहली सिचुएशन है या तो आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करें और फोर्स लगा दें और v एक्वायर कर लें, तो इतनी दूरी में जो वर्क करा जाएगा, वर्क और एनर्जी, ठीक है। इसको के ही भी बोल सकते हैं, एनर्जी हमने लिख दिया, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क और वर्क एनर्जी यहाँ से यहाँ आने तक जितनी होगी वो होगी। अब यहाँ पर पैडल चलाना बंद कर दिया, अब ये जब तक 0 नहीं हो जाएगी तब तक चलेगा। तो ये यहाँ पर वर्क और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों एनर्जी
तो ये अमाउंट वर्क है। इसको यहाँ से v तक लाने में जो अमाउंट वर्क लगता है वो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वही इसकी काइनेटिक एनर्जी बोली जाती है। ठीक है, इतना वर्क कैलकुलेट कर लीजिए आप, और तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। या फिर इतना वर्क जीरो वेलोसिटी होने में जितना वर्क लगेगा उसको जो है काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब इसमें तो ये दो सिचुएशन है। तो कौन वर्क डन कहाँ का होता है? फ्रॉम रेस्ट टू प्रेजेंट। या तो आप रेस्ट से प्रेजेंट में आइए या फिर प्रेजेंट टू रेस्ट, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। किसी भी एक का कैलकुलेट कर लीजिए तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों सिचुएशन वैल्यू सेम होती है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट करिए चाहे ऐसे कैलकुलेट करिए। कैपेसिटी होती है भाई, जब इतना स्टार्ट से वी आने में जितनी कैपेसिटी लगेगी तो उसको छोड़ दिया तो जितनी स्टोर हो गई वो खर्च हो जाएगी, तो उतनी तो खर्च होगी जितनी एक्वायर करी थी। तो ये सिचुएशन होती है। अब हम इसके फार्मूले डेरिवेशन पे आते हैं। तो इसमें से केवल हम ये वाली सिचुएशन लेके डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन डिस्कस कर लेंगे, दोनों की डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो ये हमने फिगर बनाया, देखिए ये रेस्ट है u = 0 और v डैश = v। अगर इसमें f फोर्स लगा हुआ है कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी है, तो ये v वेलोसिटी एक्वायर करती है कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद? s डिस्प्लेसमेंट के बाद वो v ये बॉडी v वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखिए ये m इसका वेट है, u = 0 वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल क्या है v डैश = v है। a से b तक चलने में s डिस्प्लेसमेंट होता है और एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा? जब f लगा है तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको मालूम है कि F = ma होता है। अगर किसी बॉडी में F फोर्स लगाए ये और m उसका वेट हो तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? F = ma हो जाता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? F/m होगी। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग A to B मोशन। A से B तक आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा F/m। F/m हो गया। फॉर एक्वायरिंग वेलोसिटी v आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट s स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट u = 0। इसी सिचुएशन को हमने बता दिया। अब ये सिचुएशन हो गई, तो ये तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब गति के नियम होते हैं लॉ। चलिए देखिए, तो ये एक्सेलरेशन हमने यहाँ से काउंट कर लिया और v u और s और a में कोई संबंध बना, मतलब रिलेशन मालूम करने के लिए हमने ये लॉ ऑफ मोशन, कौन सा लॉ ऑफ मोशन है? ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाया तो v² = u² + 2as, और अभी 0 से v हो जाता है तो एक्सेलरेशन है प्लस, इसलिए निशान लगा हुआ है। u की वैल्यू 0 है, बाकी 2as हो जाता है, तो ये 2as आ गया। अब a की जगह हमने क्या रख लिया? F/m रख लिया, तो ये क्या हो गया? 2 × F/m × s हो गया। सिंपल है। तो अब इसमें हमने क्या करा? f को यही छोड़ दिया और s को भी यही छोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? f × s, और 2m को हमने इधर कर लिया तो ½ mv² के बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? F × s = ½ mv²। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ये तो टर्म बाद में हम देखेंगे ये क्या है। पहले हम जो जानते हैं ये क्या जानते हैं? F × s क्या चीज़ है? F × s है कि फोर्स आपने लगाया और डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, तो ये किसके वैल्यू बराबर होगी? वर्क डन बाय F मूविंग s डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन बाय F मूविंग s डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क डन हो गया। तो अब इसको हमने आगे देखते हैं कि हम यहाँ से किस कंक्लूजन पहुँचते हैं। अभी हम इस कंक्लूजन में नहीं पहुँच रहे हैं। तो हमने देखा इट इज़ ड्यू टू दिस वर्क W that the body has itself acquiring the capacity of doing work KE।
तो ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, F इंटू एस। ये वर्क असल में वर्क द्वारा, इट इज ड्यू टू वर्क, ये जो है वो वर्क है किसके द्वारा है, ड्यू टू दिस वर्क दैट द बॉडी हैज इटसेल्फ एक्वायरिंग कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज KE। तो ये कह रहे हैं कि ये फोर्स जो यहाँ लगा हुआ है, ये इसकी क्षमता है कि ये इस फोर्स की क्षमता है, ये वर्क जो कर रहा है उसकी क्षमता है, वर्क जो कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, इसको 0 से V तक पहुंचाने में इतनी एबिलिटी दे रहा है। तो वर्क जो दे रहा है वो इसकी एबिलिटी हुई ना, वर्क की एबिलिटी हुई कि वो 0 से V वेलोसिटी दे रहा है। इतनी बात समझ में आई, वर्क की एबिलिटी है कि वो 0 से V वेलोसिटी तक बॉडी को ला सकता है। तो ये बात इसने यहाँ हुई। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो ये कह रहे हैं दिस इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो कह रहे हैं कि इस बात को कि वर्क की एबिलिटी है कि वो इसको 0 से V पोजीशन पे ला देता है, वेलोसिटी पे आ जाता है। इसी बात को हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, मतलब इस एबिलिटी को, इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो अभी हमने इसको क्या कहा था, वर्क कहा था, और इसी को वर्क की एबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दिस इज द मेजर्ड ऑफ KE ऑफ द बॉडी। बॉडी की कैपेसिटी है कि F फोर्स लगाने पे वो V मोशन एक्वायर कर लेती है। तो ये एबिलिटी या मेजर जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अब इसको हम, इस वर्क को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ये वर्क। तो ये यहाँ तक पहुँच गए, हमने वर्क डिफाइन करा, फिर देखा एबिलिटी है ये काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम क्या कहेंगे, हैंस वी रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी बाय K। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को K से लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, K इक्वल टू W, K इक्वल टू F इंटू एस। मतलब ये W है तो K इक्वल टू W इंटू एफ एस, मतलब K इक्वल टू W इक्वल टू 1/mv, हाफ mv स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से इस सिचुएशन से और इस स्टेटमेंट से हम कहेंगे कि K इक्वल टू W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये बात हमने समझाने के लिए इतनी डिस्कस करी है। आपको याद क्या करना है, आपको केवल ये फार्मूला याद करके चलना है कि काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क के बराबर होती है, जो 0 से V वेलोसिटी अगर उसने गेन करी है तो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। छोटा सा फार्मूला याद रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा एक बार और इसको पॉइंट देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देखा, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का होल स्क्वायर। ये रफली लैंग्वेज है, तो इसमें 2 पॉइंट बनते हैं जो इस डिफिनीशन से समझने हैं और बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप में सहायता मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है KE इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। और इसमें V की ऑर्डर क्या है, मतलब V किस पावर में है, V किस पावर में, देखिए V सेकेंड पावर में, V सेकेंड पावर में। और मास किस ऑर्डर में, मास 1 ऑर्डर में है। तो किसकी ऑर्डर ज़्यादा है, पावर किसकी ज़्यादा है, V की। तो ये कह रहे हैं कि V इज इन सेकेंड पावर, सो स्पीड इज द लार्जर इफेक्ट एज कंपेयर टू मास। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर किसी कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसमें मास उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना स्पीड इफेक्ट करती है। अगर आप किसी छोटी बॉडी का स्पीड ज़्यादा ले लें और भले ही उसका मास कम हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। और मान लीजिए कोई एक बड़ा आपने वो कहते ब्लॉक ले लिया और लेकिन उसकी स्पीड कम रखी है आपने, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम निकलेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा लेंगे उसकी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट दूसरा रिजल्ट देता है, क्या देता है,
देखिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ए लाइट वेट बुलेट व्हेन फायर्ड फ्रॉम द गन इंजर्स सीरियसली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि M1 ऑर्डर में है, V2 ऑर्डर में है। मतलब कहने का एक छोटी सी गोली है छर्रे के बराबर की, मान लीजिए 5 ग्राम की है, और उसको चला जाता है तो वो बहुत नुकसान कर देती है। इतना नुकसान कर देती है जितना आप जो है लहसुन मम इतना बड़ा बना लीजिए और फोड़ दीजिए तो उतना नुकसान नहीं होएगा, ठीक है ना, वेट ज़्यादा होगा। तो क्यों ऐसा करती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, भले वो 5 ग्राम की हो। तो ये इस रीज़न के कारण होती है क्योंकि V स्क्वायर में है और यहाँ M सिंगल है, मतलब 1 पावर में है। तो ये आज डिस्कस हो गया, हमने बहुत आराम से इसको समझाया है। तो ये एग्जाम्पल आपको आगे फ़ायदा करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।